बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, पछतावे और अफसोस का मौसम न जाने कितना तवील है, मगर अभी इसमें एक और बाब का इजाफा होने का खदशा भी है। आम इंतखाबात का ऐलान तो हो चुका, मगर सियासी जमातें ताहाल इंतखाबात से दूर और इंतखाबी माहौल नापैद। तब और अब, जब और फिर तब के बीच असल खेल क्या है और क्या शर्त है कि अब नया खेल न होगा? कल के अहद क्या थे और अब नए पैमा क्या है? मुआशी ज़रूरियात और आशारिये अब आइन की अमलदारी पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। हालात वहां पहुंच गए हैं जहां ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या निज़ाम इंतखाबात का मुतहम्मिल हो भी सकता है? सवाल ये है कि नून लीग हो या जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी हो या दीगर जमातें, अवामी राबते से एहतराज क्यों बरत रहे हैं? नाज़रीन, आज की बात यह है कि आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ मेल मुलाकातें जारी। नून लीग पीपल्स पार्टी के निशाने पर लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद इलेक्शन शफाफियत की गूंज, साइफर केस में फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिस काम कर गया। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गजा पर इसराइली जारियत का 59वां रोज, जंग बंदी खत्म होते ही इसराइल का जुल्म 2 रोज में 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो चुके। छापों में मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 के करीब जा पहुंची। इसराइल हमास जंग बंदी की कोशिशों में तातुल, कतर से इसराइली मुज़ाकरात कार वापस। सवाल ये है कि इसराइल की जारियत के खिलाफ अरब ममालिक खुलकर फलस्तीन का साथ क्यों नहीं दे रहे? इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब और हमें ज्वाइन करेंगे नासिर बेग चुगताई साहब। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से हम आज की अगर बात करें तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जिस तरह से आज बात की गई है कि उनसे किसी ने राबता भी नहीं किया है और मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई बातचीत नहीं हुई। वो ये कहते हैं कि वो लिख कर देने के लिए तैयार हैं। तो क्या इसका जो इसके ताने बाने हैं वो जो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी अपना चेयरमैन मुंतखब किया है उसके साथ तो नहीं जुड़ते इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के साथ भी? देखिए, जो इमरान खान की है, बुनियादी तौर पे तो उन्होंने उसकी तरदीद की है ना कि उनसे किसी ने बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं किए हैं। अच्छा, अभी बराह रास्त मुज़ाकरात की बात तो कहीं भी नहीं हो रही। ये ज़रूर हुआ है कि इमरान खान के कुछ साथी जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मिले हैं इलेक्शन के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और उसमें जो बुनियादी नुक्ता आया था कि इमरान खान अपनी पार्टी की सदारत से दस्तबरदार हों और उनकी जगह कोई मुतबादल क़यादत सामने आए, वो इंतजामी ज़रूरत भी पूरी कर ली गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट या पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उसकी क्या नोयत है, लेकिन जो मुज़ाकरात की कहानी का एक बुनियादी नुक्ता है वो तो यही है ना कि पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, यानी इलेक्शन में आज़ादाना बुनियादों पर उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक मिल सके। क्योंकि अभी तक तो इस वक्त आपने जैसे बाकी सियासी जमातों का कहा है, पीटीआई की कोई बड़ी सियासी सरगर्मियां तो उस तरह अमली तौर पर शुरू नहीं हो सकी। कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वर्कर्स कन्वेंशन जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो उनके पार्टी के जो असल उम्मीदवार हैं या उनकी जो मरकजी और सूबाई क़यादत है वो तो अभी तक सामने नहीं आ सकी, रुपोश है। इस लिहाज से ये उनका मुतालबा हो सकता है और इसी मुतालबे के तहत ही इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत भी लिखा था। तो अब देखते हैं कि ये जो सारी बात आगे बढ़ रही है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा, जो कि कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर तक आ सकता है, और अगर वाकई 14 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल आता है तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड या कितनी स्पेस मिलती है पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की, और उसी से डिटरमिन होगा कि अगर कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात या बातचीत चल भी रही थी तो वो किस हद तक जो है नतीजा खेज साबित हो सकी है। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बज़ाहिर तो ये लगता है कि पीटीआई के लिए ये इंतखाबात जो है मुश्किल तरीन इंतखाबात होंगे, और जिस तरह की वो स्पेस मांग रही है पॉलिटिकली इलेक्शन के हवाले से, शायद उनको वो स्पेस ना मिल सके। लेकिन मसला यह है कि बाकी जमातें भी अभी तक, जैसे आपने कहा कि इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सकी, और उसमें एक इबाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन कब शेड्यूल जारी होता है ताकि ये इबाम खत्म हो और इलेक्शन हो। और आज ये जो कहा जा रहा है कि देखिए ना, आज भी इस्लामाबाद के सियासी हलकों में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब ये एम्बिग्युइटी तो उसी सूरत में खत्म होगी जब इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो सामने आएगा। अब जब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आता तो बहुत से लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं, हम किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने
इंश्योर किया हुआ है कि हर सूरत में 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज उसमें रुकावट पैदा होगी। अगर रुकावट पैदा होगी तो फिर मामलात जो है वो शायद किसी और के हाथ में चले जाएंगे और फिर शायद सियासी कुव्वतों को वो कुछ नहीं मिल सकेगा। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त फजलुर रहमान साहब जो है वो आज उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर इंटरनल एजेंडा क्या होगा, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि फजलुर रहमान साहब को इंतखाबात सूट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। और जिस तरह से केपीके के गवर्नर ने जिस तरह से कुछ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी रीजन बनाकर इंतखाबी मुहिम को रोकने की बात की है, 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को इंतखाबी मुहिम ना चलाने की बात की है, और दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर जिस किस्म का बयानिया केपीके के गवर्नर बना रहे हैं, उससे इन डाउट्स को और ज्यादा तकवीत मिल रही है जो इलेक्शन ना होने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो पाकिस्तान एक और नए बड़े सियासी बुरहान का शिकार होगा। ठीक है नासिर भाई चुगताई साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अभी सलमान आबिद साहब ने भी बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात के हवाले से, कानूनी तौर पर हों या सियासी तौर पर, आपको क्या लगता है? अब साइफर केस में भी फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है और उस पर चेयरमैन पीटीआई का जो बयान है वो कहते हैं कि लिख कर देने को तैयार हूँ कि इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस, क्या कहेंगे? अच्छा, इंतखाबात होंगे या ना होंगे इस बारे में सलमान आबिद साहब ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात कही है, ये जहन में रखते हुए कि चीफ जस्टिस ने वाजे किया था कि बात टीवी पे नहीं करना, सिर्फ बीवी से करना। तो उन्होंने टीवी पे बात नहीं की और कर भी गए जो उन्हें करना चाहिए। अब मेरा मसला जो है वो इंतखाबात के इस तरह नहीं है जिस तरह सलमान ले रहे हैं। मैं तो यकीन किए बैठा हूँ कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अब मेरा यकीन उस रोज टूटेगा जब 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे, अगर नहीं हुए तो। लेकिन मैं 8 फरवरी को वोट डालने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी में पेट्रोल डाल लिया है मैंने अपनी। तो एक तो तय बात ये है। दूसरी बात ये कि सलमान ने 2-3 बातें और भी की, बड़े मज़े की, लच्छेदार बातें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। अब मौलाना साहब बहुत मासूम आदमी हैं, बहुत प्यारे से इंसान है, आप क्यों उन पर इतना बिगड़ते हो भाई? अच्छा भाई वो सदारत के उम्मीदवार हैं, वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि दोनों पार्टियों से उनके ताल्लुकात अच्छे रहें। उन्होंने अभी सिंध में जो खिताब किया है लाड़काना में, उन्होंने कहा कि हम कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, हम अगर मुखालफत भी करेंगे तो नरम लहजे करेंगे, हमारी दोनों पार्टियों से दोस्ती है। कल उनकी पार्टी के एक शख्स ने कहा है, लीडर ने कहा सॉरी, कि मौलाना तो सदर के उम्मीदवार हैं। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं बिल्कुल कि अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की, सदर मौलाना फजलुर रहमान या नून लीग हो तो पर्दाना वहीं गिरेगा कि सदर ममलिकत जनाब मौलाना फजलुर रहमान। ये सूरत हाल है। अब सर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। हाँ वो है उनमें। वो आज मुलाकात जो हुई है, वो आज मुलाकात जो है, अब देख रहे जब JUI, मुस्लिम लीग नून और MQM, सबसे बड़ी पार्टी MQM, वो जब मिल जाएंगे आपस में तो फिर तो जाहिर है कि नतीजा सामने आएगा ना। तो MQM जहाँ जाती है वहाँ इक़्तिदार जाता है, वहाँ इक़्तिदार आता है बल्कि। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। और जहाँ तक आपका सवाल है साइफर का, तो साइफर इस स्टेज पर था कि जहाँ ये सब कुछ होना था, और इसमें फ़र्द जुर्म का मसला भी है, नाकाबिल ज़मानत वारंट्स का भी है, फिर ये दूसरे मसाइल भी सामने हैं, कई मुकदमात हैं, बहुत उलझावा हो गया है, बहुत ज़्यादा उलझ गई सूरत हाल। लेकिन PTI का वोट बैंक मौजूद है, इसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता। PTI का वोट बैंक मौजूद है। अगर PTI के लीडर अनाप्रस्त ना हो, ज़िद्दी ना हो, हरधर्म ना हो, तो वो बहुत सियासी अंदाज से ये इंतखाब लड़ सकते हैं, माइनस अपने आप को माइनस करके बैठ जाएं। और जेल से पॉलिटिक्स चल रही है ना, ख़वातीन के ज़रिए या वकीलों के ज़रिए, उसी ज़रिए से पॉलिटिक्स चलाते रहें और उसके साथ साथ नुमाइंदे मुंतखब करें, उम्मीदवार नामजद करें, ना कर पाएँ तो आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर दें। ये भी एक इम्कान है। देखिए 3 पार्टियाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बड़ी पार्टियाँ। बाकी
झेली पार्टियां हैं, इन तीनों पार्टियों के की बारी बारी सबकी शामत आई है। पीपल्स पार्टी की शामत कई बार आई, मुस्लिम की शामत आई, अब पीटीआई की शामत आई। तो भाई भुगते ना, मुस्कुरा के भुगते, हंसें, सियासत की बातें करें, इंतखाबात में जाएं, धमकी शमकी देना बंद करें। और साथ ही साथ लिकर देने वाली जो बात की आपने, वो बड़े मजे की है। कई बार खान साहब बहुत सी चीजें लिख कर देने पर तैयार थे, मतलब ये थे कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। ये देने पर तैयार थे कि पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी, अब इनकी वापसी का इम्कान नहीं है। ये देने को तैयार थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। सब कुछ हो गया ना, सब वापस आ गए, सब पॉलिटिकल होराइजन पर हैं, सियासत कर रहे हैं। आपकी सियासत जो है वो पीछे चली गई है, उसको आगे लाना पड़ेगा आपको, और आगे लाएंगे, जिद से नहीं आएगी, वो धमकियों से नहीं आएगी, वो सियासत से आएगी। सही, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, एक तो साइफर केस में अब साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म जो है वो आयद होने का इम्कान है, और इस सारी सूरत हाल में जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बातें कही गई हैं, हम तक पहुंचाई गई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आज जो इमरान खान है उनका लबो लहजा उसी तरह तल्ख था जैसे वो गिरफ्तारी से पहले था, उसी तरह का, और वही बयानिया साबिक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने आज भी उसी तरह का बयानिया इख्तियार किया है। और आज उन्होंने अपने आप को जो है वो मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह दी। उनके इलेक्शन में जो उनको अक्सरियत मिली थी और फिर उस अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया, तो आज भी उन्होंने ये कहा है कि उनकी भी जो है मुजीबुर रहमान की तरह उनकी पार्टी स्वीप करेगी और उसी तरह के हालात कहीं ना हो जाएं। तो ये सूरत हाल जो है, और फिर उन्होंने एक और जो इसमें किया कि वो इस केस में उन्होंने जनरल बाजवा को और अमरीकी जो है एम्बेसी को जो है वो इसमें बुलाने के लिए कहा है। तो उसके बाद एक चीज़ तो तय है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं, और पीटीआई चाहती भी यही थी और उनकी मंशा भी यही थी, इसीलिए उनकी कोशिश भी थी कि जो साइफर केस है वो जो है उसकी ओपन ट्रायल हो, ताकि इमरान खान को जो है अपना बयानिया, अपनी बात करने का मौका मिल सके। तो पिछली समात पे तो वो उस तरह से बात नहीं कर सके थे, लेकिन इस दफ़ा इस समात पर उन्होंने सहाफ़ियों के साथ जो है वो बात की है और अपना जो पैगाम है वो पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये तो अभी तक वो अपनी उसी लाइन पे खड़े हैं जिस लाइन पर वो गिरफ्तार होने से पहले खड़े थे। वो बेशक उसका मलबा किसी पे भी डालने की कोशिश करे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शायद वो ट्रैप हुए थे या वो किस जो जाल बिछाया गया था उसका शिकार हुए थे। लेकिन ये तो सियासी जो उनके अंदर अकल समझ जो है वो तो होनी चाहिए थी कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो हालात वक्त के साथ कैसे तब्दील होते हैं और इस बुरे हालात के अंदर कैसे जगह बनाई जाती है। आप नवाज शरीफ को ले लें कि वो चौथी दफ़ा जो है अपने लिए अगर कोई जगह बना रहे हैं तो उनको पाकिस्तान के सिस्टम की इस तरह की समझ तो है कि वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो अब हालात उनके लिए कोई इतने साजगार तो नहीं है, ना उनका बयानिया जो है वो बैकफुट पे जाने को तैयार है, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत करने के लिए तैयार है, ना वो जो है वो सियासत में उस तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। हालांकि उनको ये नुश्ता दीवार है कि उनको इस दफा नहीं है। मोहम्मद आदिल साहब देखिए ना, एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि ना उनसे किसी ने बात की, ना किसी ने एस्टेब्लिशमेंट ने, इस तरह के जो रवैये होते हैं उसमें कौन किसी इनसे बात करने को तैयार हो। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनसे जो भी बात होती है वो उसको जो है ऐलान उसका फरमा देते हैं कि मेरे साथ ये होने लगा है या ये हो रहा है या ये होने वाला है। तो इस तरह के जो शख्सियत है उससे कोई भी इस तरह से बात करने से गुरेज ही करता है, और वो इमरान खान ने बहुत सारे मौक़ों पर इस तरह से साबित भी किया है। आज भी उन्होंने एक तो बुशरा बीबी के हवाले से जो दावा किया, उन्होंने कहा तहरीरी तौर पर, उन्होंने कसम भी उस पर उठा ली कि वो निकाह से पहले जो है बुशरा बीबी से नहीं मिले थे। लेकिन वो भी बहुत सारी खबरों में बहुत सारे उनके अपने जो बयानात हैं, वीडियो जो है उसमें इस तरह की है कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ों को सियासत को समझने के बजाय वो अपनी उसी अना में, उसी अकड़ में अभी तक उसी तरह सियासत करने की तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इस तरह की सियासत का जो है वो कोई फ़ायदा होने जा रहा है।
रज़ी साहब, जिस तरह से अभी मोहम्मद आदिल साहब भी बात कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनका आज भी जो सहाफ़ियों से मुलाकात में रवैया था या जो उनकी बातचीत से हमें नज़र आया वो अभी भी उसी रवैये पर कायम है जो गिरफ्तारी से पहले उनका था। इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद भी उनका कॉन्फिडेंस कमाल है। वो ये कह रहे हैं कि जी लिख कर देने को तैयार है, इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ी जीतेगी। क्या कहेंगे आज की जो उनकी गुफ्तगू हम तक आई है, हम तक पहुँचाई गई है उस पर? एक तो इसके ऊपर जो बात फरमादी है मुझसे पहले, उसके बाद ये लिख के देने वाली बात के ऊपर कुछ ज्यादा रिपीट नहीं करना चाह रहा कि जनाब जी नासिर बेग चुगताई साहब जो हैं वो इस मामले में इंतहा कर चुके जो कि मैं कर सकता था, तो इसलिए मैं उस पर दोबारा कुछ नहीं कह रहा। देखिए, अब तो उन्होंने ये भी कहा है ना कि बुशरा बीबी को उन्होंने पहली दफा निकाह के बाद देखा था, तो उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको एक स्टेटमेंट के तौर पे लेना चाहिए। और इसके ऊपर बहरहाल वो अगर अपनी पोजीशन छोड़ देंगे, ये वाली जो पोस्ट 9 मई पोजीशन उन्होंने ली थी कि ये हमला जो था ये हमने नहीं किया, ये तो अदारों ने अपने लोग इनके कारकुनों के अंदर घुसाए हुए थे। फिर उन्होंने ये भी स्टांस लिया था कि मैं ये लिख के देने को तैयार हूं कि ये पुलिस ने एक प्लानिंग के तहत इन हमलावरों को नहीं रोका, और ये उनका स्टांस रहा है। और पोस्ट 9 मई के अंदर वो ये स्टांस अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर लेते रहे हैं। अब भी उन्होंने यही कहा है, लेकिन इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट बात ये थी कि जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो पहली दफा उन तक मीडिया की कोई रसाई हुई है और उन्होंने अपना बयानिया दिया है और ये बात वाज़ेह की है कि वो उसी बात के ऊपर कायम है जिस बात के ऊपर वो गिरफ्तारी वाले दिन कायम थे। तो यकीनन जो लोग उनकी पार्टी के हमदर्द या उनकी पार्टी के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे, जो कि पिछले दिनों ये बात फैलाने में हलकान हो रहे थे कि बहुत अहम शख्सियात ने जेल में जाके उनसे मुलाकात की है, उन्होंने उन सब की जो प्रोपेगेंडा जो था या जो झूठी कहानियां थी उसके ऊपर पानी फेर दिया कि जनाब उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसे की हैं कि इससे ये भी बात पता चलती है हमें कि उन्हें बाहर के हालात का पूरी तरह कमाहको आगाही है, जो कि उनके जेल में नॉर्मली होता है ना, जेल में जब बंदा चला जाए तो उसका बैरूनी दुनिया से राब्ता कट जाता है, लेकिन उन्होंने इससे ये जो तासुर आया है उनकी गुफ्तगू से, उससे तो यही होता है। दूसरा, ये गुफ्तगू आज इन्होंने की है ये उनके लिए बड़ी महफूज गुफ्तगू है। पहले वो गुफ्तगू किए करते थे व्लॉग्स के ऊपर, इंटरव्यूज के ऊपर, पॉडकास्ट के ऊपर, जब से उनकी मीडिया के ऊपर पाबंदी थी 9 मई के बाद। लेकिन ये जो मुलाकात है इसके अंदर उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू की है और उन्होंने जर्नलिस्टों ने गुफ्तगू के नोट्स लिए हैं, यकीनन उसकी वीडियो नहीं बनी होगी। तो अब इनमें से किसी भी बात से पीछे हटना या ये कहना कि ये मैंने कही नहीं है वो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि वीडियो तो लोग निकाल के ले आते थे। अब इसमें आप कह सकते हैं कि राज सैयद अपने पास से कहानी जोड़ रहा है, मैंने तो कोई ऐसी बातें कही नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें बड़ा अच्छा मौका मिला है कि वो सेफली प्ले करें और अपना मैसेज अपने वोटर्स तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि उन्हें खड़े रहना है, डटे रहना है। चले, ब्रेक पर जाने से पहले मैं क्विकली आप सबसे चाहूँगी कि इस पर आंसर करें। ये जो अकबर एस बाबर का दावा सामने आया है, जो एतराज़ सामने आया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर कि ये सब फ्रॉड था, ड्रामा हुआ है, इलेक्शन कमीशन में जाऊँगा, तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले का निशान खो दे। तो रज़ी साहब, क्या लगता है अगर तहरीक इंसाफ को आइंदा इलेक्शन में बल्ले का निशान जो है वो उससे महरूम हो जाती है तो क्या उसके उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन जीत पाएंगे? क्विकली बताइएगा। हाँ या ना में बताना है कि नहीं? वन लाइनर बता दें। हाँ, देखिए, वन लाइनर तो ये है कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा। ये हो सकता है कि आखिरी वक्त में उन्हें ये क्लियरेंस मिले, लेकिन रहेगा उनके पास ही। ये मेरा ख्याल है, मेरा तजज़िया। अच्छा, नासिर बेग चुगताई साहब, आप क्या कहेंगे? साहब ने कह दिया, काफी है, उनका फरमाया हुआ उनको ही मिलेगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन चाहे मुस्तरद करते हैं, अदालत से मिल जाएगा इनको। ठीक है, मोहम्मद आदिल साहब। देखिए, पीटीआई के इलेक्शन हमेशा ही मुतनाज़ा रहे हैं, चाहे जस्टिस वजीउद्दीन आए, चाहे जैसे वो नवानी साहब आए, हमेशा से इल्ज़ामात उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे लगते रहे हैं। अभी भी जो सूरत हाल है आप देख लें कि उनको सारी
सूरत हाल का अंदाज़ा होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसके ऊपर, और जो अकबर एस बाबर ने बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स की हैं इस सारा जो भी उन्होंने एपिसोड था, और ताकि वो जवाब पैदा कर सकें इस सारी सूरत हाल में। मामला इलेक्शन कमीशन में ही जाना है और उसके बाद फिर दोनों सूरतों में अदालत ही जाएगा, वहीं से रिलीफ भी मिल सकता है और उनके लिए मुश्किल भी आ सकती है। ठीक है, सलमान आबिद साहब। मेरा ख्याल है बल्ले का निशान रहेगा बैलेट पेपर में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इलेक्शन के हवाले से भी बेशुमार मसाइल पैदा होंगे। मेरा ख्याल है अकबर एस बाबर जरूर खेलेंगे कोर्ट में जाके, और ये जो बात की है ना बेग साहब ने कि आखिरी रात में जाकर उनको इंतखाबी निशान मिल जाए ताकि ये ज्यादा पॉपुलर ना हो, तो मुझे नहीं, अकबर एस बाबर साहब ने जो बातें की हैं वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों के इंतखाबात जो हैं कुछ इसी तरह के ही होते हैं, कोई नई बात तो नहीं है पाकिस्तान की पार्टियों के इंतखाबात के बाद। चलो बिल्कुल ठीक है, सही है। सबको ये लगता है कि बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास ही रहेगा अगले इंतखाबात में भी। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ हम देख रहे हैं, मेल मुलाकातें जारी हुए हैं, और इस सारी सूरत हाल में जो हमारा बड़ा सवाल है वो ये है कि नून लीग हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, अवामी नेशनल पार्टी या दीगर जमातें हो, अवामी राबते से एतराज़ क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल हम रख कर गए थे कि जो भी सियासी जमातें हैं मेल मुलाकातें कर रही हैं, सियासी जोड़ तोड़ में तेज़ी हम देख रहे हैं, अवामी राबते से एतराज़ क्यों बढ़ता जा रहा है। नासिर बेग चुगताई साहब, अगर हम देखें तो फिर ऐसा महसूस होता है कि इन सियासी जमातों को अपने मंशूर पर एतमाद नहीं रहा। अगर एतमाद होता तो वो फिर टिकट जिसको भी दें उसको वोट तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर अभी की सिचुएशन हम देखें, कुछ इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रहे हैं, कुछ आपस में जोड़ तोड़ में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, और कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, तो इस सारी सूरत हाल में इनको अपने आप को जो अवामी जमहूरी जमात ये लोग कहते हैं, तो फिर ये तो गलत होगा ना। देखिए ना, इस्टेब्लिशमेंट की वजह से कौन नहीं आना चाहता, कौन नहीं चाहता कि इस्टेब्लिशमेंट उसके परों के नीचे बैठी हो या वो उसके परों के ऊपर बैठे हो। कोई नहीं है, मैं बिल्कुल हकीकत से अर्ज कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है हमारे यहाँ। ऐसी कोई और जमात आप कोई भी ऐसी जमात नहीं देख रहे जिसको फिर अवामी पज़िराई हासिल हो? नहीं, अवामी पज़िराई तो हो सकती है, लेकिन तो ख्वाहिश हो सकती है ना कि इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करे। अच्छा। पीटीआई है, जमाते पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी एक ज़माने में रही है और अभी भी है पूरा इस्टेब्लिशमेंट। ऐसा नहीं है। एमक्यूएम क्या है? एमक्यूएम के बारे में बता दें मुझे आप, क्या है? एएनपी भी यही चाहती है, यकीन यही चाहती है। बहुत से बलोच लीडर हैं, तो मसला बहुत बुरी बात भी नहीं है, कतई बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपने पूछा ना कि एक्टिव क्यों नहीं है। सब एक्टिव हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पहला बर्स्ट मार चुके हैं। ये नवाज शरीफ साहब तकरीर कर चुके हैं, बिलावल और ज़रदारी साहब तकरीरें कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान तकरीरें कर चुके हैं। एमक्यूएम जिस हद तक भी कर सकती है थोड़ा बहुत वो कराची में करना चाह रही है, करती है, कोशिश करती है। और पार्टी एएनपी भी एक्टिव है। और फिर दरूने खाना इनकी आपस की बातचीतें भी हो रही हैं, जुगाड़ भी चल रहे हैं, इत्तेहाद भी चल रहे हैं, इत्तेहाद टूट भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। आज तो बहुत क्लियर है कि सिंध में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट JUI मिलकर इंतखाब लड़ेंगे, और उसका कुछ फार्मूला तय हो गया है जो नवाज शरीफ साहब ने ब्रीफ भी किया है आज। तो एक तो तय हो गया है ये, और कौन कहाँ इत्तेहाद करेगा इसका भी इल्म हो जाएगा। उसके बाद जब इंतखाबात की डेट आ जाएगी फिर जलसे बाकायदा शुरू होंगे। उसको हम कहते हैं इंतखाबी मुहिम। इंतखाबी मुहिम जब शुरू होगी, जब डेट आ जाएगी, और बाकायदा एक टाइम पीरियड आएगा कि यहाँ से यहाँ तक डेट है इंतखाबात की, इंतखाबी मुहिम की, ये नॉमिनेशन पेपर है। और ये 8 फरवरी से बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कि 8 फरवरी से 54 दिन पहले लगा लें आप, जो कंपेन होती है वो कंपेन होगी उसके बाद। तो मेरा ख्याल है सब एक्टिव हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खामोश काम हो रहा है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हो रही हैं, कुछ इख्तलाफात की बातें हो रही हैं। अच्छा है कि ये इख्तलाफात, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा इंतखाबात में अगर आपने अमेरिका वाले इंतखाबात कराए, अगर ब्रिटेन वाले इंतखाबात कराए कि जाते वोट दे गए अपना,
तो जब तक हमारे यहाँ ढोल ढमक्का ना हो, इख्तलाफी बातें ना हो, जलसों में एक दूसरे को बराबरला ना कहा जाए, हमें इंतखाब नहीं लगता तो वो होगा। और वो अभी तो बहुत कम है, अभी दानियाल अजीज और वगैरह वगैरह आपके सामने आ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे पर हमले होंगे, आप फिक्र ना करें, ज़बानी हमले मेरी मुराद है। और लेकिन वो एक हद तक करेंगे, शाइस्तगी की हद तक रहेंगे, उसे पार नहीं करेंगे। ठीक है रज़ी साहब, आपको क्या लगता है ये जो जितनी भी अभी सियासी जमातें हैं, हम वही सवाल मैं दोहराऊंगी, या तो इलेक्टेबल्स के पीछे भागती दिखाई दे रही हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट की एक नज़र का जो है उन्हें इंतज़ार है? क्या वजह है कि ये अवामी राबते से परहेज़ कर रहे हैं, आवाम के सामने जाने से डर है? क्या इसकी मेन वजह इनकी कारकर्दगी रही है? देखिए, ऐसा कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। आप एक तो ये ज्यादती करती है ना कि मेरे से पहले नासिर भाई को माइक दे देती है, तो सारी बातें जो मैंने कहनी होती है वो कह जाते हैं। ठीक है, 12 को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है। 12 विल बी द लास्ट डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। उससे एक आध दिन पहले भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बात करते हुए इस तरह दिनों हमारे एक दोस्त जो है उनका जो आमना सामना हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था 8 से 12 के दरमियान हम शेड्यूल दे देंगे। तो 12 तारीख हम आखिरी अगर तारीख रख लें तो उसके बाद फिर इलेक्शन की मुहिम जो है वो टेक ऑफ करेगी, और उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे। अब नवाज शरीफ साहब ने एक जहाज जो है वो भी रेंट आउट कर लिया है कि वो उसके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। पहले किसी जमाने में हेलीकॉप्टर हुआ करता था। पिछली इलेक्शन मुहिम के अंदर इमरान खान साहब को उनके एक फैन ने, जो कि दुबई में होते हैं, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर लेके दिया हुआ था पूरे इलेक्शन कैंपेन के लिए, जिसके अंदर वो बैठ के उस हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। इस दफा जो है वो खबर जो है अभी तक वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने भी रेंट आउट कर लिया है एक जेट, और आरजे वो वाला जो होता है बम्बार्डियर कंपनी का, वो उन्होंने रेंट आउट किया है और वो उसके ऊपर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। तो इलेक्शन कैंपेन चलेगी। अभी फिलहाल जो है वो शायद हमें इसलिए लग रहा है कि सारे अपने हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो टिकट देने का जो फाइनल मराहल है, नवाज शरीफ साहब उस कमेटी की सरबराही अब उन्होंने खुद अपने हाथ में ले ली है, जिसने टिकटों का फाइनल फैसला करना है। सजेशन तो आ गई, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से सजेशन आ गई हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी भी कैंडिडेट इकट्ठे करती फिर रही है। सिंध के अंदर तो उन्होंने तकरीबन फाइनल कर लिया होगा, लेकिन पंजाब के अंदर वो कैंडिडेट घेरते फिर रहे हैं कि किस तरह उनके भी एक माकूल तादाद के कैंडिडेट इकट्ठे हों। इस महाज के अंदर जो खामोशी हमें नजर आ रही थी टोटल, वो नजर आ रही थी पीटीआई की तरफ से। अब उन्होंने भी गौहर साहब को नामजद कर दिया है, बैरिस्टर गौहर को, तो यकीनन वो भी आगे चलेंगे और इस प्रोसेस को, जो कि टिकट देने का प्रोसेस है, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल के अंदर इमरान खान साहब अपनी तरफ से फाइनल कर गए हुए हैं जेल जाने से पहले, वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर आपको ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कम से कम 3 कैंडिडेट नजर आएंगे जब करते हुए, तो आपको फील आएगी कि जनाब इलेक्शन जो है उसका माहौल बन रहा है, या इलेक्शन होने जा रहा है। पीटीआई भी यकीनन हाउस इन ऑर्डर कर रही होगी, पीपल्स पार्टी भी कर रही है और पीएमएल-एन भी कर रही है। इस वजह से आपको कैंपेन नजर नहीं आ रही। सियासतदान जैसा भी हो, जितनी भी उसकी कारकर्दगी बुरी हो, वो अवाम में जाने का पाबंद है और जाता है। वो मतलब कि वो नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद घर में छुप जाए और गोल्फ खेले और कॉफी पिया करे और किताबें पढ़ा करे। उसने सियासत करनी है भाई, और उसने अवाम में जाना होता है। तो इसमें हमें ये भी तमाशा नजर आएगा कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक एक पार्टी के 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स खड़े होंगे। एक को तो टिकट मिल जाएगी, बाकी आजाद के नाम के ऊपर खड़े होंगे। तो ये होगा, ये एक्टिविटी नजर आएगी। 12 तक हमें इंतजार करना चाहिए। मैं पहले भी इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। सलमान हाफिज साहब, अगर अब की बात करें तो लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद अब सियासी जमातों में ना शफाफ इलेक्शन के हवाले से तशवीश की लहर हम देख रहे हैं। तो यही बात जो आप हमेशा करते हैं कि इंतखाबात को होने से पहले ही मुतनाज़े बनाया गया है, लगता है आपको कि यही वजह है कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा तो फिर हमें इंतखाबी माहौल भी नज़र आएगा, गहमा गहमी भी देखेंगे हम? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो आपको इलेक्शन की गहमा गहमी भी नजर आ जाएगी। अब जब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता
उस वक्त तक इलेक्शन अरेंजमेंट के जो मामलात हैं सियासी जमातों में जोड़ तोड़ का, अलायंसेस के हवाले से, सीट टू सीट एडजस्टमेंट के हवाले से या इलेक्टेबल्स की तरफ रुजू करने के हवाले से, वो हमें सरगर्मियां तो नजर आ रही हैं और वो हम देख भी रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की। लेकिन एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद ये होती है कि जो जमात सबसे ज़्यादा जिसको स्पेस मिलती है और जहाँ से इशारे होते हैं उसके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, लेकिन जिसको रास्ते से हटाना हो, दीवार से लगाना हो, जैसे 2018 में PMLN के साथ हुआ और आजकल PTI के अताब में है, उससे पहले माजी में पीपल्स पार्टी रही है, तो फिर उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सवाल है वो एक और हो जाता है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ तो इलेक्शन के नताइज को तस्लीम ही नहीं किया जाता। रिवायत यही है, जो हार जाता है वो कहता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, जो जीत जाता है वो कहता है कि इलेक्शन बड़े फेयर हुए हैं। चौथी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कब अवाम को यह हक मिला है कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत को मुंतखब कर सके। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नासिर बेग चुगताई साहब को भी पता है, पाकिस्तान में जो 70 से लेके जब तक इंतखाबात हो रहे हैं, उन इंतखाबात में बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है। उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो भी हमें सियासी जमातों के अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती हैं। हमने तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी देखा, जिसके बारे में जनरल हमीद गुल कहते थे कि उन्होंने बेनज़ीर के में बनाया था क्योंकि बेनज़ीर मुल्क दुश्मन थी, तो इसलिए चाहिए था कि एक वतन दुश्मन जो है मुल्क से मोहब्बत करने वालों का अलायंस हो, इसलिए हमने IJI का अलायंस बनाया था। तो हमारे यहाँ तो इस तरह के इत्तेहाद बनते रहे हैं ना, और आज भी जो इस वक्त चीज़ें बन रही हैं वो बज़ाहिर हमें नजर आता है कि उसमें ताने बाने, ये जो PTI पार्लियामेंटेरियन पार्टी बनी है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है जहांगीर तरीन की, ये कैसे बन रही है, तो ये जोड़ तोड़ तो हमें नजर आ रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन की जो मनूवरिंग है, इलेक्शन में जो जोड़ तोड़ है, जो सियासी इंजीनियरिंग का खेल है, ये हर इलेक्शन के अंदर बालादस्त रहा है, किसी की हिमायत में और किसी की मुखालफत में, वो अब भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए शफाफ इंतखाबात तो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत को कभी नहीं मिल सके। 70 के इंतखाबात हुए तो आपने देखा कि मुल्क दो लख्त हुआ था, और उसके बाद से भी जितने भी इंतखाबात हैं उन सब के बारे में किसी ना किसी हवाले से डाउट्स तो पाए जाते हैं। तो आज जब 2024 के अंदर भी इलेक्शन हो रहा है तो लोगों के अंदर डाउट्स तो मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सियासी जमातें जो हैं या इलेक्शन कमीशन या इदारे जितने भी हैं, वो कोई शफाफियत के तरीके से तो पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को नहीं ला सके ना। तो ये खेल तो रहेगा। जो भी जीतेगा वो कहेगा शफाफ इलेक्शन है, जो हारेगा वो वही रोना लेके बैठ जाएगा कि इंतखाबात में धांधली हुई है। अब आप देखिए ना, PMLN के बारे में कहा जा रहा है कि जी उसकी सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी को गिला है कि उसको स्पेस मिल रही है, लेकिन वही PMLN सिंध के अंदर कह रही है कि हमें स्पेस नहीं मिल रही, हमें पीपल्स पार्टी के मुकाबले में स्पेस नहीं मिल रही। वहाँ जो सूबाई सदर बने हैं नए बशीर मेमन साहब, वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी जमातें भी सवाल उठा रही हैं। ये रहेगा सवाल, ताकि इलेक्शन के अंदर ये सवाल रहे कि अगर हम हार जाए तो हमारे पास भी एक जवाब हो कि जनाब हमें तो दीवार से लगाया गया था। तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख है, इसी के अंदर चलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड एक के लिए होती है और कुछ के लिए नहीं होती, कुछ के लिए होती है। इसी के अंदर ही हमारे इंतखाबात जो हैं वो खेले जाते हैं। ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं खुर्शीद शाह साहब, वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस को होने से पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया है, जिस तरह से भी मैंने भी यही सवाल किया, और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है दीगर सियासी जमातों की जानिब से कि एक पार्टी के सरबराह को वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल ऑलरेडी दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, वाकई इंतखाबात होने से पहले मुतनाज़ बना दिए गए हैं इंतखाबात? देखिए, ये तो जैसे सलमान आबिद साहब ने कहा कि हर इलेक्शन से पहले ऐसे ही होता है, और बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। चाहे वो हम अब रिसेंट जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, उसमें इमरान खान के साथ इसी तरह लाडले वाला सलूक हो रहा था, तो अब भी लाडला या लाडला प्लस वाला सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ साहब को जब अदालतों में प्रोटोकॉल मिल रहा है तो वैसे प्रोटोकॉल देने में क्या हर्ज है। तो ये पाकिस्तान की सियासत की लोग लाडला बनने के ख्वाहिशमंद तो होते हैं सियासतदान, लेकिन उनको कोई लाडला कहे तो उस पर बुरा भी मना जाते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब को लाडला का लफ्ज़ जो है वो बुरा लग रहा है इस वक्त, और ये लेकिन यही अल्फाज वो इमरान खान के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब लाडला बनने की ख्वाहिश उनकी पूरी हो गई है। चौथी दफ़ा मामलात उनके सेटल हो गए हैं। वजारत उज़्मा और हुकूमत साजी की जो है वो कोशिशें तेज़ हो गई हैं। JUI और जो मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद है वो है तो फितरी इत्तेहाद और प्रो स्टैब्लिशमेंट जमातें हमेशा से रही हैं। सिर्फ 2018 के हालात के बाद ऐसा हुआ था कि ज़्यादातर जो प्रो स्टैब्लिशमेंट जमातें थी वो एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गई थी, उनका बयानिया बदल गया था। लेकिन अब दोनों जमातों का जो इत्तेहाद है उसका मकसद तो यही है कि जो आने वाली हुकूमत साजी है
उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लिया जाए। बलूचिस्तान में दोनों की मखलूत हुकूमत बन सकती है, केपी में मखलूत हुकूमत बन सकती है, मरकज़ के अंदर भी जो है वो गिव एंड टेक हो सकता है सीटों का। तो अब बाकी जो जगह है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो वहाँ पर जो नून लीग आज, जैसे आबिद साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो इल्ज़ामात और उसके बाद इंतखाबात में जो धांधली और उसके बाद जो फिर हमें हरा दिया गया, ये बयानिया हमेशा से हर इलेक्शन से पहले और बाद में यही बयानिया होता है, और इस दफ़ा भी हमें वही सारी सूरत हाल नज़र आ रही है। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में 17 दरखास्तें दायर की गई हैं इलेक्शन मुलतवी करने के लिए, और इस तरह के बहुत सारी कैसराइयाँ जो हैं वो पैदा की जा रही हैं जानबूझ के। जैसे आज इलेक्शन कमीशन फंड्स के लिए जो है शोर मचा रहा है। 42 अरब का वादा किया गया था, अभी तक सिर्फ 10 अरब के फंड्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाब कराने के लिए 17 अरब रुपए दरकार हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है जिसको लाया ही इस काम के लिए गया था कि वो निगरान हुकूमत फैसिलिटेट करती इलेक्शन कमीशन को कि ताकि वो तरीके से जो है इलेक्शन करा सकती, तो वो इस तरह का माहौल जानबूझ के पैदा किया जाता है कि जिससे जो है इलेक्शन के ऊपर आखिरी वक्त तक जो है वो तलवार लटकी रहे। अब चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो इन हर सूरत में होगा, तो अभी तक के तो हालात में तो इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं और पॉलिटिकल जोड़ तोड़ होता हुआ जो हमें नज़र आ रहा है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद जो है वो हमें लगेगा कि बाकी चीज़ें जो है समूथ तरीके से अपने अंजाम की तरफ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद और निगरान हुकूमत जिसका काम है इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना, वो अपने काम दयानतदारी के साथ करे और उनको फंड रिलीज करे ताकि इलेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आने से पहले जो है वो दूर होने चाहिए। अभी चूंकि वोटर लिस्टें छपाई होनी है, फिर वोटों की छपाई होनी है, बैलेट पेपर्स की छपाई होनी है, अमले की जो है उसने जाना है, तो ये बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है। तो ऐसे हालात हुकूमत को, निगरान हुकूमत को भी और बाकी इदारों को भी, स्टेक होल्डर्स को भी जो है ना वो ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए जिससे इलेक्शन पे कोई सवालिया निशान जो है वो उठे। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर शफाफ इंतखाबात जो है वो कराने चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे गजा पर इसराइली जारियत का 59वां रोज़ है। जंगबंदी खत्म होते ही इसराइल का जुल्म फिर से शुरू हो चुका। 2 रोज़ में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा पर इसराइली जारियत का 59वां रोज़ है। जंगबंदी के खत्म होते ही इसराइल का जुल्म फिर से शुरू हो चुका। 2 रोज़ में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। छापों में मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार हुए हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 16,000 के करीब पहुँच चुकी है। चुगताई साहब, जंगबंदी के बाद फिर से जंग, एक दिन में करीबन 700 शहीद और 66 इसराइली हलाक। फ़ायदा क्या हुआ फिर जंगबंदी का? जंगबंदी नहीं थी असल में, अगर जो आप ऑर्डर पढ़ें उसका वो भी है पॉज इन द वॉर, जंग में वक्फा। जंगबंदी नहीं थी ये, और उस दौरान इसराइल का अपनी हद धर्मी भी कि वो ज़रा सी भी खिलाफ वर्जी हुई तो फिर बमबारी शुरू कर देगा। अमरीकी हिमायत हासिल थी, बरतानवी हिमायत हासिल थी। आज तक अभी तक 16,000 शहीद हो चुके हैं, जहाँ बाग हो चुके हैं, 42,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। 17 लाख अफराद गज़ा की आबादी 22 लाख है, 17 लाख बेघर हैं, बेशुमार बच्चे हैं, 4-5 हज़ार तो बच्चे मर चुके हैं, जहाँ बाग हो चुके हैं। उनमें से मेरे ख्याल है 700-800 नाज़ायदा हैं, नाज़ायदा जो पैदा नहीं हुए थे वो मर चुके हैं। नौज़ायदा बच्चे बहुत से हैं जो शहीद हो गए, जो सांस भी न ले पाए, 4वीं-5वीं। और एक अजीब अलमिया है, एक अजीब गिद्ध हैं जो मंडला रहे हैं, ऊपर से आते हैं, बम फेंक के चले जाते हैं, और उनको पूरी हिमायत हासिल है। देखें, उनको यूरोप की एक वोकल हिमायत हासिल है, अगरचे यूरोप कल परसों में ज़रा सा चुप हुआ है। अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट है। उन्होंने कहा था अगर वो हमास के पीछे जाएंगे तो हम उनके साथ हैं, परसों कहा था। बरतानिया कह रहा है कि हम जासूस जहाज़ भेजेंगे ये देखने के लिए कौन कहाँ छुपा हुआ है। तो ये तो सूरत, और हम उम्मत इस्लाम की हम बात करते ना क्या करें। ये उम्मत खुराफात में खो गई है, गुम हो गई है, ये अपने मामलात में गुम हो चुकी है, कमर्शियल हो गई है।
इसकी ये मंडियों की पॉलिटिक्स कर रही है, इसको उसूलों की पॉलिटिक्स नहीं आती। मंडी की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन इसराइल जो है, आप पहले कहा था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, उस वक्त तक काबू नहीं आएगा जब तक इसराइल पर फौजी कार्रवाई नहीं होगी या इसराइल को काबू नहीं किया जाएगा, दबोच के नहीं बैठा जाएगा। बहुत हो गया है, वहाँ की तकरीरें आ रही हैं बहुत नफरत से भरी हुई, हकारत से भरी हुई, अरबों के लिए हकारत है, अरब लीग के लिए हकारत के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं कि हम सबको देख लेंगे, जो भी आएगा। वो कोई मुल्क नहीं बचेगा जो हमास की हिमायत करेगा। यमन से कुछ मिसाइल आते हैं, होशिश फेंकते हैं, उनको अमरीकी मौजूद हैं, वहाँ खड़े हुए हैं वो उनका दिफा करने के लिए। तो ऐसे मामले में तो यही होना है जो गज़ा में हो रहा है। उसके बाद यहाँ बफर बनाएंगे। प्लान क्या है? प्लान ये है कि यहाँ बफर बनाएं और उसके बाद आगे बढ़ जाएं, फिर आगे बफर बनाएं, फिर और आगे बढ़ जाएं। आखिर मदीना बाकी रहता है उनके प्लान के अंदर। मदीना मौजूद है, वहाँ तक जाना चाहते हैं वो, खैबर तक। उसके बाद वो फिर डिक्लेयर करेंगे अजीम तर इसराइल। ठीक है मोहम्मद आदिल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकिल हल होगा? नस्ल कुशी जो हो रही है उसे रोका कैसे जाए, क्योंकि यरगमालियों की रिहाई जो है वो तो मुस्तकिल हल नहीं है। देखिए, जवाज़ हमास ने पैदा किया, उसके सिले में शहादतें फ़लस्तीनियों ने दी हैं, और अब इसराइल जो है वो हमास के रहनुमाओं को तुर्की और कतर में भी हमलों की उसने धमकी दी है कि वहाँ पे भी अगर इनके ओहदेदार छुपे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की। अगर इसराइल जिस ताकत का मुजाहरा कर रहा है और उसका कोई हाथ रोकने वाला नहीं है, और अगर कल को उसने इस जंग के दायराकार को बढ़ा दिया, तो सूरत हाल जो है वो ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो तशवीशनाक होगी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम एक तरफ बात कर रहे थे कि ताकत के तवाज़ुन की, तो रशिया और चाइना अभी तक कोई बहुत बड़ा रोल जो है वो इस सारी सूरत हाल में प्ले नहीं कर सके। अरब रियासतें तो वैसे ही खामोश तमाशा ही हैं, उनकी आला कार बनी हुई हैं। इस वक्त हालात वक्त के साथ साथ कशीदा होते जा रहे हैं। वो अरब छोटी सी एक स्ट्रिप है, वो कितना टाइम और लेंगे, इसराइल उसको पूरे स्ट्रिप पे अपना कब्जा जमा सकता है, और उसके बाद फिर उसकी पेशकदमी यकीनी दीगर अरब रियासतें हैं उनकी तरफ होगी, क्योंकि अभी तक तो किसी ने हाथ रोका नहीं है उनका। तो अगर ये मामला बढ़ते रहे तो इसमें जो है तमाम आलमी ताकतों को जो है वो इंटरफेयर करना चाहिए। ताकत का जो तवाज़ुन है वो जब तक बरकरार नहीं होगा, मुल्क के दुनिया के हालात जो हैं वो मज़ीद बिगाड़ की तरफ ही जाएंगे। और ये हमें नज़र आ रहा है कि जैसे तेज़ी के साथ शहादतें हो रही हैं, और जिस तरह वो इसराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करता जा रहा है, तो अरब दुनिया के जब गिरेबान पे अपने पे हाथ आएगा उनको तब अंदाज़ा होगा क्योंकि उन्होंने खामोश रह के कितना मुजरमाना फेल जो है वो अंजाम दिया। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपको भी यही लगता है कि जब बात अपने घर तक आएगी तभी बात है मुस्लिम उम्मा की, वो भी मजम्मत, खबरदार या जंगबंदी के मुतालबे से आगे बढ़ेगी? देखिए, दुनिया में दो ताकतें हैं, एक ताकत है और एक कमजोर है, या एक जालिम है और एक मजलूम है। अब इस वक्त सारी दुनिया की ताकतें जो हैं वो बुनियादी तौर पर यकजा हो गई हैं इस सारी जंग के अंदर, और जितने भी अपना कमजोर ममालिक हैं, चाहे उसमें मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, वो आपस में बिखरे हुए हैं, कमजोर हैं, तकसीम है। उसकी सजा तो भुगतनी है ना उस जालिम के हाथों, जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है। और ये जो सियासत के, जमहूरियत के, अखलाकियात के, अमन के, भाईचारे के और वो तनाज़ात के खात्मे के, आइन के, कानून के जो नज़रियात थे, वो तो सारे के सारे इस जंग के अंदर पामाल हो गए ना। यानी जो जंगों के असूल थे उसको भी पामाल कर दिया गया कि अस्पतालों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, और आप बच्चों पे, औरतों पर जो है ना डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। यहाँ तो सब कुछ हो रहा है ना। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो पूरा का पूरा दुनिया का इल्म है जमहूरियत का, इंसानियत का, और हमें बड़े बड़े दर्स देने वाले ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, ये सब जो है ये इस वक्त कहाँ खड़े हैं? ये जालिम के साथ खड़े हैं और जालिम की सरपरस्ती कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता ये है कि जब तक दुनिया के अंदर ये ताकत का जो तवाज़न है जो इस वक्त बिगड़ा हुआ है, और वो मुसलमानों के खिलाफ भी है, नॉन मुस्लिमों के खिलाफ भी है, जो भी कमज़ोर हैं उनको दबाने का जो हरबा इख्तियार किया जा रहा है। अब सब ये समझते हैं कि शायद हम अपने आप को बचा लेंगे तो हमारी बचत हो जाएगी। वो यकीनी तौर पे आज आपकी बचत होगी, कल आपकी बचत नहीं होगी, क्योंकि फिर एक एक करके सबकी बारी आएगी ना। तो जहाँ अभी जो बात आदिल साहब ने की है, बात वही है कि जब ये इनके ऊपर पड़ेगी, अरब दुनिया के ऊपर आएगी, तो फिर इनको पता चलेगा कि गेंद हमारे हाथ से निकल गई है, या जो हालात है वो हमारे हाथ में काबू में नहीं रहे। फिर ये एक और तरीके से पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं
इन्होंने तो अपने आप को एक तफैली रियासत के तौर पर पेश किया है ना, बड़ी ताकतों के, खासतौर पे अमेरिका के। तो इसलिए हमें इनसे कोई बड़ी तवक्कुआत लगाना तो वो नहीं है। हमारी बड़ी तवक्कुआत दो कुव्वतों से थी, एक मुस्लिम दुनिया के अंदर रहने वाले लोग या मुस्लिम दुनिया से हट के पूरी दुनिया की इंसानियत जो है उसके ऊपर बड़ी भरपूर तरीके से एक बड़ा एक्शन लेगी, मुज़ाहमत करेगी। दूसरा हमें था कि रायमा बनाने वाले हजरात जो मीडिया है, अब मीडिया जैसे पाकिस्तान का मीडिया, इसी तरह आलमी मीडिया जो सरमाए की बुनियाद पे चलता है और वहाँ ताकतवर लोगों की हुक्मरानी है, ताकतवर ममालिक मीडिया को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही रिपोर्टिंग करते हैं जैसे वो करवाना चाहते हैं। उसमें कुछ मीडिया के लोग हैं जो एक डिफरेंट वॉइसेस हमारे सामने पेश करते हैं, लेकिन वो वॉइसेस कमजोर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त जो मजलूम है उनके साथ दुनिया की जो ताकत का जो मामला है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। रज़ी साहब, जिस तरह से नवाउल हक काकड़ साहब भी यही कह रहे हैं कि जो गज़ा से पूरा खत्ता जो जंग की लपेट में आ सकता है, और अभी जिस तरह से सलमान आबिद साहब ने भी बात की, मोहम्मद आदिल साहब ने ये बात की, जब तक आग अपने घर में नहीं लगेगी तब तक बात मजम्मत से, खबरदार से, वार्निंग से आगे नहीं बढ़ेगी। फिर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जो बिल्कुल ऐसे ही है। और हर एक का ख्याल है कि वो दूसरों से ज्यादा अक्लमंद है, और मेरे घर को आग नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हमसाये का घर जो है, वो भाई का घर जो है जल रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके ये जो पिछले दिनों जंगबंदी हुई है, मैं उसका तजिया कर रहा था कि जंगबंदी के दौरान इसराइल ने सबसे ज्यादा मीडिया के ऊपर जोर दिया है। वो आईडीज जो है सोशल मीडिया से इनएक्टिव करवाई गई हैं, बल्कि डिलीट करवाई गई हैं, जो कि इस हवाले से खबरें पहुंचाने का काम किया करती थी। हमने ये भी देखा, फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो अमेरिका जैसी सोसाइटी के अंदर लोगों की टारगेट किलिंग भी की गई। अगरचे उसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। यानी जब जंग दोबारा शुरू हुई है तो जो अबलागियात के महाज के ऊपर जिस तरह से फलस्तीनी या फलस्तीनियों के हमदर्द उनका मुकदमा लड़ रहे थे, वो मैं गुज़िश्ता कम से कम 48 घंटे से नहीं देख पा रहा। और उसकी वजह जो है वो बुनियादी तौर पे है मैनेजमेंट हुई है। बल्कि अब इसराइलियों ने काउंटर नरेटिव जो है वो देना शुरू कर दिया है, या उनका वो जवाब देते हैं, हमलावर होते हैं। ताज़ा तरीन हमला अल जज़ीरा के ऊपर उन्होंने किया है कि इन्होंने जनाब वो गलत खबर दी और फिर अल जज़ीरा को कटहरे में ला के खड़ा कर दिया, और अल जज़ीरा को फिर वो हर खबरनामे के अंदर उनको अपनी सफाई चलाना पड़ रही है। तो ज्यादा तैयारी से आए हैं इसराइली ये जंगबंदी के बाद। बिल्कुल ठीक है, यही बात है। 2 रोज़ में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुस्लिम उम्मा लेकिन अभी भी मजम्मत, खबरदार, जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। कोई इसके अलावा किरदार अदा नहीं कर सकी है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।